जय हिंद साथियों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग राजस्थान के दुर्ग। देखिए दोस्तों, जब हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं तो राजस्थान के दुर्गों को पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम राजस्थान के दुर्गों को नहीं पढ़ते हैं तो ये समझिए कि हमने राजस्थान का इतिहास ही नहीं पढ़ा, राजस्थान का इतिहास हमने अधूरा पढ़ा है। क्योंकि राजस्थान की जो दुर्ग हैं यहाँ के वीरों तथा वीरांगनाओं के त्याग, बलिदान तथा शौर्य गाथाओं से भरे हुए हैं। इनके साक्षी हैं राजस्थान के दुर्ग। तो शुरू करते हैं आज हम। मेरे साथ मैं नरेंद्र सिंह गौड़ उपनिषद क्लासेस कोटा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो दुर्ग हैं, सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन कर लें कि इनको किस शाखा के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो राजस्थान के दुर्गों का या दुर्गों का जो हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन होता है स्थापत्य शैली के अंतर्गत। और सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले दुर्गों का जो विवरण दिया गया था, वर्णन किया गया था, वो मनुस्मृति में किया गया था। और मनुस्मृति में बताए गए थे 5 प्रकार के दुर्ग। इसमें जो दुर्ग उन्होंने बताए थे वो थे वृक्ष दुर्ग, मही या गिरि दुर्ग, नृ या मानव दुर्ग, मानवर दुर्ग, धानवन दुर्ग तथा जल दुर्ग। यहाँ पर 5 प्रकार के दुर्ग बताए गए। वृक्ष दुर्ग, मही या गिरि दुर्ग, नृ या मानव दुर्ग, धानवन दुर्ग और जल दुर्ग। इस प्रकार से 5 दुर्गों का वर्णन किया गया था मनुस्मृति में। फिर हम बात करें चाणक्य के अनुसार, तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है पार्वत दुर्ग, औदक दुर्ग, वन दुर्ग या धानवन दुर्ग। औदक जल का एक पर्यायवाची है, इसलिए औदक दुर्ग या जल दुर्ग दोनों ही इसमें आ जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आचार्य शुक्र की। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में बताया है कि दुर्गों के 9 प्रकार होते हैं। दुर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। और उन्होंने बताया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य के 7 अंग होते हैं जिनमें दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि राज्य एक शरीर है और शरीर के 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हाथ। और राज्य जो दुर्ग हैं, इन दुर्गों को आचार्य शुक्र ने हाथ की संज्ञा दी है। और इसी प्रकार से विष्णुधन प्रकाश में भी दुर्गों के बारे में बताया गया है। इन्होंने 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मनुस्मृति में 5 दुर्ग बताए हैं, चाणक्य ने 4 दुर्ग बताए हैं और आचार्य शुक्र ने 9 दुर्ग बताए हैं शुक्र नीति में। और विष्णुधन प्रकाश के अनुसार जो दुर्गों की संख्या है वो यहाँ पर 6 बताई गई है। अब इनको याद करने का थोड़ा सा हम तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि मनुस्मृति में बताया गया है कि 5 प्रकार के दुर्ग हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्मृति एक शब्द है। स्मृति शब्द जो हम लिखते हैं तो स्मृति शब्द हमें एस से शुरू करना पड़ता है। और एस से जब शुरू करते हैं तो एस की आकृति और 5 की आकृति समान है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जो मनु आए थे और सबसे पहले मनु ने बताया था उनकी स्मृति के आधार पर कि दुर्गों की संख्या कितनी है, 5 है। दूसरा हम बात कर लेते हैं चाणक्य की। तो चाणक्य अर्थशास्त्र में उन्होंने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। तो ये 4 प्रकार के दुर्गों को याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि चा से भी 4 बनता है और चा से चाणक्य बनता है। चा से 4 बनता है और चा से चाणक्य बनता है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि चाणक्य ने 4 प्रकार के दुर्गों के बारे में बताया है। फिर आचार्य शुक्र की हम बात करें तो आचार्य शुक्र ने 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। आचार्य शुक्र ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही दुर्ग हैं क्योंकि हमें इनसे ही संबंधित प्रश्न आते हैं और इनको याद करना हमारे जरूरी है। हम इनको सबसे डिटेल में पढ़ेंगे अभी बाद में। पहले इनके बारे में देख लेते हैं कि किसने कितने दुर्ग बताए हैं। फिर हम बात करें विष्णुधन प्रकाश की। तो विष्णुधन प्रकाश ने 6 दुर्ग बताए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो आचार्य शुक्र ने जो बताया है यहाँ पर 9 नंबर पे, तो आप देखिए मैंने 9 प्रकार के जो दुर्ग बताए हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो लिखा है मनुस्मृति को 1 नंबर पे, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर चाणक्य को 2 नंबर पे, फिर मैंने आचार्य शुक्र को लिखा है यहाँ पर 3 नंबर पे। अब देखिए दोस्तों, 3 की आकृति अ के समान है। इसके उपरांत अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। जब 3 का स्क्वायर हम करते हैं तो 9 आता है। और जो दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि जब हम ये पहले और दूसरे 5 और 4 इन दोनों का टोटल करते हैं तो भी 9 आता है। 5 और 4 का टोटल करते हैं तो भी 9 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है। यहाँ पर आचार्य जो है इसके आकृति के समान, आचार्य में जो अ शब्द है, आ शब्द है, आ वर्ण है, इस आ की जो आकृति वो भी 3 के समान है। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ये किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा रिलेट करके हम याद करते हैं तो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। और जब कभी प्रश्न पूछा जाता है तो हम उनको आसानी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो 5 + 4 करते हैं तो 9 हो जाता है। इधर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें विष्णुधन प्रकाश ग्रंथ की। तो विष्णुधन प्रकाश ग्रंथ में बताए गए हैं 6 प्रकार के। विष्णुधन प्रकाश ग्रंथ में बताया गया है 6 प्रकार का। अब देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पर जब हम विष्णु लिखते हैं तो विष्णु की स्पेलिंग होती है
ये VISHNU। तो जब VISHNU इनको काउंट करते हैं तो 6 यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 अल्फ़ाबेट हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन तो 6 अल्फ़ाबेट के आधार पर हम कह सकते हैं कि विष्णुधन प्रकाश में भी कितने दुर्ग थे, 6 दुर्ग थे। एक और ट्रिक यहाँ पर देखिए जिसे हम रिलेट करके याद करना सीखते हैं। देखिए कैसे, जो शुक्र थे, आचार्य शुक्र, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की। देखिए आचार्य शुक्राचार्य थे। आचार्य शुक्राचार्य हमेशा विष्णु भगवान के विपरीत थे, क्योंकि आचार्य शुक्राचार्य तो पक्ष लेते थे दानवों का, असुरों का, और भगवान विष्णु लेते थे देवताओं का पक्ष। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। अब जब शुक्र की बात करें तो 9 है, तो जब इसकी विष्णुधन प्रकाश की बात करते हैं तो इनके विपरीत है, तो 9 का विपरीत करते हैं तो 6 बन जाता है। और इसी प्रकार विष्णुधन प्रकाश में 6 दुर्ग बताए गए हैं, तो 6 को विपरीत करते हैं तो शुक्र में शुक्र नीति के अनुसार 9 हो जाते हैं। तो एक तरह से हम इसे भी इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि मनुस्मृति में 5, अर्थशास्त्र में चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र में 4, तो शुक्र नीति में 9 और विष्णुधन प्रकाश में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि महल, किला, गढ़ तथा दुर्ग, इनमें क्या अंतर है। महल, किला, गढ़ तथा दुर्ग, इनमें क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, जो महल होता है वो होता है राजा और रानी के लिए मूल निवास स्थान होता है। यहाँ पर राजा तथा रानी रहते हैं और ये बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें युद्ध से संबंधित कोई विशेष तैयारी नहीं की जाती, ये रहने के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें सुख सुविधाएं होती है और सुख सुविधाओं के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। ये बहुत सुंदर बनाए जाते हैं, नक्काशी वाले द्वार, परकोटे, इस पर नक्काशी वाले द्वार बनाए जाते हैं, छज्जे वगैरह बनाए जाते हैं, तरह तरह की सुंदर सुंदर आकृतियाँ, फव्वारे वगैरह इस तरह से लगाए जाते हैं इनमें रहने के लिए, ताकि यहाँ पर ये सुंदरता, इनकी सुंदरता का इनमें ज़्यादा महत्व होता है। फिर हम बात करें दोस्तों किला। किला क्या है। देखिए दोस्तों, किला क्या होता है, इस महल से थोड़ा बड़ा होता है और मजबूत होता है। इस पर मजबूती भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि रक्षा पंक्ति होती महल की। महल पे आक्रमण होने से पहले किले पे आक्रमण होगा, क्योंकि किला अगर सुरक्षित है तो महल सुरक्षित रहेगा। इसलिए किला थोड़ा मजबूत बनाया जाता है और इससे बड़ा होता है। इनमें मजबूती भी ध्यान दिया जाता है, सुंदरता पर, सुख सुविधाओं पर इनमें ध्यान नहीं दिया जाता। फिर बात कर लें गढ़ की, तो गढ़ जो होते हैं किले से बड़े होते हैं, ये बड़े क्षेत्र में होते हैं। इनका क्षेत्र इनकी अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इनमें सुख सुविधाएं भी होती हैं। साथ में इनमें ये भी देखा जाता है कि जब आक्रमण हो जाए तो आक्रमण के समय भी इनकी मजबूताई के हिसाब से इन्हें बनाया जाता है, ताकि ये वहाँ के राजा की, वहाँ के शासकों की रक्षा कर सके। फिर हम बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग सबसे बड़े होते हैं। दुर्ग सबसे बड़े होते हैं, इनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ये इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर खेती भी की जा सकती है। जब संकट काल होता है और जब आक्रमण का समय होता है, जब कोई शत्रु बाहर डेरा डाल देता है, तो जब बाहर निकलने की स्थिति नहीं रहती, तो खेती करके भी, दुर्ग के अंदर खेती करके भी अनाज पैदा कर लिया जाता है और वहाँ पर लंबे समय तक आप संघर्ष कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दुर्ग जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, गढ़ उनसे छोटे, किले उनसे छोटे और महल सबसे छोटे होते हैं। और मूल रूप से राजा रानी के निवास के लिए महलों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चारों को देख लिया कि महल, किला, गढ़ तथा दुर्ग, इनमें क्या अंतर है। अब दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मिनट में सामने से हट जाता हूँ, कुछ सेकेंड्स के लिए सामने से मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि मनुस्मृति में 5 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, चाणक्य ने 4 प्रकार के, शुक्र नीति में 9 प्रकार के तथा विष्णुधन प्रकाश में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। अब यहाँ पर हम शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले आता है गिरिदुर्ग। देखिए गिरिदुर्ग क्या है, गिरि का मतलब होता है पहाड़। तो ऐसे दुर्ग जो पहाड़ों पर बने हुए हैं, पर्वतों पर बने हुए हैं, उन दुर्गों को क्या कहा जाएगा, गिरिदुर्ग कहा जाएगा या पार्वत दुर्ग कहा जाएगा। पार्वत दुर्ग भी इनका एक नाम है। तो ज़्यादातर राजस्थान में ज़्यादातर जो दुर्ग हैं वो पहाड़ों पर बने हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर दुर्ग यहाँ पर गिरिदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। फिर हम बात करें पारीख दुर्ग। तो पारीख दुर्ग में क्या होता है कि जिनके चारों ओर जलयुक्त गहरी खाई होती है, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर जलयुक्त खाई है, उन दुर्गों को पारीख दुर्ग कहा जाता है। ये जो जलयुक्त जो गहरी खाई होती है, इसमें हिंसक जो जलीय जीव होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जैसे कि कोई मगर हो गए या फिर जहरीले सांप हो गए या कोई और भी प्रकार के जो जहरीले जो जीव होते हैं उनको पानी में छोड़ दिया जाता है, ताकि कभी कोई आक्रमण हो तो सेना नहीं आए दुश्मन की, और दुश्मन की सेना यदि आती भी है तो खाई में गिर जाए और साथ में मगर खा जाए या फिर किसी प्रकार का जहरीला जीव उनको काट कर मार दे। तो इस प्रकार की दुर्ग बनाए जाते हैं पारीख दुर्ग। फिर आते हैं पारित दुर्ग। तो इस प्रकार के जो दुर्ग होते हैं उनमें बड़ा ऊंचा चौड़ा व मजबूत परकोटा होता है। उनके चारों तरफ बड़ी बड़ी विशाल दीवारें बनाई जाती हैं, ऊंची ऊंची और मजबूत दीवारें बनाई जाती हैं। दीवार इतनी चौड़ी होती है कि 4-5 घुड़सवार उन पर चल सकें। इस प्रकार के इतने चौड़े चौड़े परकोटे होते हैं। तो ऐसे दुर्गों को कहा जाता है पारित दुर्ग। फिर बात करें वन दुर्ग की, तो ऐसे दुर्ग जो घने जंगलों से, कटीली झाड़ियों से घिरे हुए हैं, जो दिखते नहीं हैं, अचानक उनको देख नहीं पाते, ऐसे दुर्ग जो होते हैं उन्हें कहा जाता है वन दुर्ग। इनमें जाना बड़ा मुश्किल
मुश्किल होता है, क्योंकि झाड़ियों की वजह से उन्हें पहुंचना मुश्किल हो जाता है, दुर्गों और पेड़ों की वजह से दिखते नहीं हैं। तो उनको इस प्रकार के जो दुर्ग होते हैं उन्हें वन दुर्ग कहा जाता है। सैन्य दुर्ग वो होते हैं जहाँ पर जिनका जो निर्माण होता है वो सैनिकों की युद्ध नीति के अनुसार किया जाता है, उनकी रणनीति के अनुसार किया जाता है कि किस प्रकार की यदि कभी युद्ध की संभावना हो जाती है तो सैनिक वहाँ का मोर्चा संभाल सके और युद्ध में अपना कौशल दिखा सके और उस दुर्ग की रक्षा कर सके। तो ऐसे जो दुर्ग बनाए जाते हैं सैन्य दुर्ग बनाए जाते हैं, और राजस्थान में सैन्य दुर्गों की संख्या अधिक है। बात करें धानवंत दुर्ग की, तो धानवंत दुर्ग वो होते हैं जो रेगिस्तान में बनाए जाते हैं, मरुस्थल में बनाए जाते हैं। जिन जिन गढ़ों के पास, जिन दुर्गों के आसपास रेगिस्तान होता है, रेतीले प्रदेश होते हैं, वहाँ के जो दुर्ग होते हैं वो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। फिर हम बात करें जल दुर्ग की या ओदक दुर्ग की। ओदक जो शब्द होता है जल का एक पर्यायवाची शब्द है, तो जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। तो जल दुर्ग या ओदक दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनके आसपास नदियाँ होती हैं, गहरी गहरी नदियाँ होती हैं, जो नदियों के किनारे पे बनाए जाते हैं, उनको जल दुर्ग कहा जाता है। फिर बात करें सहायक दुर्ग की, तो सहायक दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिनमें वीर बंधुजन रहते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि यदि कभी युद्ध की स्थिति बन जाए या आक्रमण की स्थिति बन जाए, तो जो वीर बंधुजन या कि उनके जो राजा महाराजे जो होते हैं, जो शासक होते हैं, उनके जो निकटतम जो उनके रिश्तेदार होते हैं, वो लोग उनकी सहायता के लिए शीघ्र पहुंच जाएं और उनको उस आक्रमण की स्थिति में उनका बचाव कर ले, उन्हें बचा ले। तो ऐसे जो दुर्ग होते हैं उनको सहायक दुर्ग कहा जाता है, उनमें वीर बंधुजन निवास करते हैं। तो एरन दुर्ग क्या होते हैं? एरन दुर्ग वो होते हैं जिनमें गिरि दुर्ग तथा वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं शामिल होती हैं, दोनों के गुण होते हैं। ऐसे दुर्गों को एरन दुर्ग कहा जाता है। अर्थात ये समझ सकते हैं कि एरन दुर्ग वो दुर्ग हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बने हुए हैं, साथ ही वो घने जंगलों व कटीली झाड़ियों का उनका रास्ता है। ऐसा रास्ता है जहाँ कटीली झाड़ियाँ हैं, घने जंगल है, उनमें पहुँचना बहुत ही दुर्गम है। तो इस प्रकार के जो दुर्ग होते हैं वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनको किस प्रकार से हमें याद करना है। देखिए, याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, यदि आप कोशिश करेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लें गिरि दुर्ग की, तो यहाँ पर इसके शब्द से ही यहाँ पर स्पष्ट होता है कि गिरि का मतलब पहाड़ होता है। तो ऐसे दुर्ग जो पहाड़ों पर हैं तो वो सब क्या कहलाएंगे? गिरि दुर्ग कहलाएंगे। तो पहाड़ों पे जो दुर्ग है तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ दुर्गों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वो पहाड़ पे है, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। तो इस प्रकार के जो दुर्ग हैं वो सब कौन से उसमें आएंगे? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। फिर बात करें पारीक दुर्ग की, तो पारीक दुर्ग में मैंने आपको बताया कि जहाँ जलयुक्त गहरी खाई होती है। तो इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो भरतपुर का लोहागढ़ है। देखिए दोस्तों, लोहागढ़ के आसपास चारों तरफ वहाँ पर एक खाई बनाई गई जिसमें पानी भरा रहता है ताकि दुश्मन वहाँ नहीं आ सके। इस प्रकार से वो गढ़ को उसको बनाया गया था। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। यहाँ पर है पार और यहाँ पर है ख, तो पार की खाई तब दुर्ग में पहुँचो भाई, पार की खाई तब दुर्ग में पहुँचो भाई। तो यहाँ से पार करो खाई, ख से खाई हो जाएगा। तो खाई वाले जो दुर्ग होंगे, जलयुक्त जो गहरी खाई होंगी, वो कौन से दुर्ग कहलाएंगे? पारीक दुर्ग। और इसका जो उदाहरण है, जो विशेष उदाहरण वो है भरतपुर का लोहागढ़। फिर बात करें पारित दुर्ग की, तो मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चौड़े और मजबूत परकोटे होते हैं। परकोटा क्या होता है? दुर्ग के चारों ओर एक विशाल दीवार बना दी जाती है। दुर्ग के चारों एक विशाल दीवार बनाई दी जाती है। तो इस प्रकार जो विशाल दीवार बना दी जाती है, चौड़ी दीवार बना दी जाती है, वो पूरा परकोटा कहलाती है। तो इस प्रकार के जो परकोटे होते हैं उनको कहा जाता है पारीक दुर्ग, जिनके आसपास बड़े बड़े चौड़े चौड़े परकोटे होते हैं। फिर हम बात कर लें यहाँ पर वन दुर्ग। वन दुर्ग को सीधे से इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसे दुर्ग जो घने जंगलों के अंदर है। तो हम इसे याद रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के नाम से ये स्पष्ट होता है। सैन्य दुर्ग मैंने आपको बता दिया कि जो सैनिकों की रणनीति, युद्ध नीति के अनुसार जो बनाए जाते हैं उन्हें सैनिक दुर्ग कहा जाता है। धानवन दुर्ग जो रेतीले मरुस्थल में बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, धान न वन, धान न वन, याद रखिए ना, धान न वन। तो रेगिस्तान में धान होता है, न वन होता है। तो ऐसे दुर्ग जहाँ पर रेतीले मरुस्थल में जो दुर्ग बने हुए उन्हें धानवन दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पर आता है जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। तो यहाँ पर भी नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे दुर्ग जो नदियों के आसपास बने हुए हैं, नदियों के किनारों पर बने हुए हैं, या जिन दुर्गों के आसपास नदियाँ हैं वो उन दुर्गों को जल दुर्ग कहा जाता है। फिर आता है सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग में सीधा से स्पष्ट होता है सहायता। अब सबसे सहायता कौन करता है? जो सबसे हमारे निकट होता है। निकट हमारे सबसे जो निकट होते हैं वो हमारे बंधुजन होते हैं, इसलिए सहायक दुर्ग यहाँ कहा जाता है वीर बंधुजन की जो निवास करते हैं। फिर बात कर ले एरन दुर्ग की, तो एरन दुर्ग को मैंने आपको बता दिया कि गिरि तथा वन दोनों ही प्रकार के जो गुण होते हैं एरन दुर्ग में होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको पूरे 9 प्रकार के दुर्गों को याद रखने का तरीका आपको बता दिया, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए सामने से हट जाता हूं। फिर हम इस तरह के 9 दुर्गों को शुक्र नीति के अनुसार जो 9 दुर्ग है उन्हें किस प्रकार से याद करना है, दुर्गों के नामों को किस प्रकार से याद करना है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं।
अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जो दुर्ग होगा वो एक ही श्रेणी में आएगा। एक ही दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों में भी आ सकता है। जैसे चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, साथ ही वो जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि वहाँ पर गंभीरी तथा बेड़ज नदियों का संगम है और गंभीरी तथा बेड़ज नदियाँ वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और हम बात करें, जैसे कि मैं और बात कर लेता हूँ इसकी एरन दुर्ग की, तो जो रणथंभौर का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये दोनों दुर्ग आते हैं गिरि दुर्ग की श्रेणी में। साथ ही यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ भी हैं, तो इस प्रकार से दोनों श्रेणियों में आते हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं कि एक दुर्ग एक ही श्रेणी में आएगा, एक से अधिक श्रेणियों में भी दुर्ग आ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनको किस प्रकार से हमें याद करना है उसको हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। देखिए दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार के गढ़ थे उन्हें हमने देख लिया, उन दुर्गों को हमने देख लिया तथा उन्हें किस प्रकार से याद करना था यह भी हमने देख लिया। अब शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार के जो दुर्ग हैं उनके नामों को किस प्रकार से याद करना है उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि गिरी के पापा एरन से धान लाए और जल की सहायता से वन में उगाए। गिरी के पापा एरन से धान लाए और जल की सहायता से वन में उगाए, तो गिरी ने उनको शुक्रिया बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस प्रकार से देखिए दोस्तों कि गिरी से हो गया गिरी दुर्ग, पास हो गया पारिक दुर्ग, पास से हो गया पारिक दुर्ग, एरन से हो गया एरन दुर्ग, से हो गया सैन्य दुर्ग, धान से हो गया धानवन दुर्ग, जल से हो गया जल दुर्ग, सहायता से हो गया सहाय दुर्ग और वन से हो गया वन दुर्ग और शुक्रिया शब्द से हो गया शुक्र नीति के अनुसार। तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हमने देख लिया। एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से प्रयास करते हैं याद करने का। देखिए एक लड़का था गिरी, उसने अपने पापा से कहा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? तो पापा ने कहा, बेटा मैं रण में जा रहा हूँ। तो उसने कहा, क्या पापा आप रण में जा रहे हैं तो वहाँ से मेरे लिए धान लेके आना। तो क्या बेटा रण में धान थोड़ी मिलता है? कि नहीं पापा आपको लेके आना पड़ेगा। छोटा बच्चा था, पीछे पड़ गया तो उनको लेके आना पड़ा। लेके आए, फिर कह बेटा मैं लेके आया हूँ धान, कि पापा इसका क्या करें? कुछ तू जान, तूने मंगाया है, तू ही जान क्या करना है। तो कि बेटा पापा ऐसा करते हैं, इसको वन में उगा देते हैं। वन में कैसे उगाएंगे? पापा जल ले चलते हैं, जल की सहायता से इसको वन में उगा देंगे। और फिर उसने पापा को बहुत बहुत शुक्रिया बोला। तो इस प्रकार से शुक्र नीति हो जाती है और ये याद भी हो जाता है। अब दुर्गों से संबंधित कुछ शब्दावली होती है, उस शब्दावली को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उस शब्दावली में क्या क्या है। देखिए पहले लेते हैं कागमुखी दुर्ग। तो कागमुखी दुर्ग क्या होती है ये तो हमने देख ली श्रेणियों के आधार पे। फिर गढ़ों की आकृति के आधार पर कुछ शब्दावलियाँ हैं, गढ़ों की विशेषताओं के आधार पर कुछ शब्दावलियाँ, उसको भी देख लेते हैं हम। तो कागमुखी दुर्ग क्या है? देखिए दोस्तों, कौवा जो होता है, काग जो होता है, उसका जो मुख होता है उसकी चोंच इस प्रकार से होती है। तो ऐसे दुर्ग जो आगे से इस प्रकार से, जिनका तिकोना भाग है और पीछे से चौड़े हैं, आगे से सकड़े हैं और पीछे से चौड़े हैं, ऐसे दुर्ग कहलाते हैं कागमुखी दुर्ग। देखिए इनको कागमुखी दुर्ग बनाने के पीछे क्या कारण है। देखिए जब आक्रमण होता है तो सेना जब प्रवेश करती है, मुख्य द्वार से जब सेना प्रवेश करेगी, दुश्मन की सेना प्रवेश करेगी तो कम मात्रा में घुस पाएगी। यहाँ पर वो 1-1, 2-2, 4-5, 5-5 के ग्रुप में घुसेंगे और यहाँ पर बहुत सारे जो होंगे, यहाँ के रक्षक होंगे, खड़े होंगे, तो इन लोगों को मारते जाएंगे। तो इस प्रकार से कागमुखी दुर्ग बनाए जाते हैं जो आगे से सकड़े और पीछे से चौड़े होते हैं। फिर छाजमुखी दुर्ग की बात करें तो छाजमुखी दुर्ग क्या होते हैं? वो आगे से चौड़े और पीछे से सकड़े होते हैं। देखिए इस प्रकार से उसकी आकृति होती है। तो इनमें क्या होता है, आगे से चौड़े और पीछे से सकड़े होते हैं, आगे से चौड़े और पीछे से कुछ इस प्रकार से सकड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेना की अधिक मात्रा में भी होती है, जब वो प्रवेश करती है तो आगे जाते जाते कम हो जाती है और यहाँ पर जो सैनिक होते हैं उनसे युद्ध करके इनको मार देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर छाजमुखी दुर्ग बन जाते हैं। अब जीव रखा क्या होता है? जीव रखा शब्द को हम समझते हैं। देखिए जीव रखा शब्द क्या है कि जो ढलान युक्त जो टेढ़े मस्ते मेढ़े जो रास्ते होते हैं, गढ़ के जो रास्ते होते हैं, दुर्ग के जो रास्ते होते हैं, जो मुख्य मार्ग होता है, वहाँ पर छोटे छोटे दुर्ग बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे भवन बना दिए जाते हैं युद्ध के लिए, और उनमें कुछ सैनिकों को रख दिया जाता है। जो अचानक कभी युद्ध की स्थिति बन जाए, अचानक आक्रमण हो जाए, तो ये छोटे दुर्ग में जो यहाँ पर जो जीव रखा में जो रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, उस युद्ध के समय वहाँ पर सबसे पहले वो का सामना करते हैं और उनको हराने का प्रयास करते हैं और कुछ समय तक उस आक्रमण को रोके रखते हैं ताकि राजा को उसके लिए उस युद्ध की तैयारी के लिए समय मिल जाए। कवशिश क्या होता है? देखिए कवशिश होता है परकोटे पे घुमटियाँ बना दी जाती है। जो गढ़ के आसपास जो परकोटा होता है, उन परकोटे पर छोटी छोटी घुमटियाँ बनाई दी जाती हैं जिनमें कुछ कुछ सैनिकों रख दिया जाता है, जो कि गढ़ के पीछे से और आसपास से जो आक्रमण होता है उस समय रक्षा के लिए काम आते हैं और वो परकोटे की दीवार पर खड़े होकर वहाँ पर युद्ध करते हैं और दुश्मनों को आसपास से और पीछे से नहीं आने देते। तो कवशिश वो चीज़ होती है। पाशिप क्या होता है? देखिए पाशिप शब्द है, देखिए इसमें होता है कि परकोटे से हमले करने के लिए रेतीले चबूतरे बनाए जाते हैं। देखिए रेतीले वो प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, चबूतरे बनाए जाते हैं जिन पर
जिन पर सैनिक खड़े होते हैं और जो आसपास से पीछे से जो हमला होता है उसका यह जवाब यहाँ पर जो सैनिक खड़े होते हैं वो देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि शब्दावली के आधार पर, किस आकृतियों के आधार पर जो दुर्ग होते हैं उनकी शब्दों को भी हमने यहाँ पर देख लिया तथा समझने का हमने प्रयास कर लिया। तो दोस्तों आज की कक्षा में हमने देख लिया कि दुर्गों की शब्दावली को समझ लिया, दुर्गों की आकृति को समझ लिया और दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, किस किसने कितने कितने दुर्ग बताए हैं, किस किस श्रेणी के दुर्ग बताए, उन्हें याद कर लिया, ट्रिक देख ली, स्टोरी देख ली, हर प्रकार से हमने इन्हें याद करने का प्रयास कर लिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो राजस्थान के दुर्ग हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को तथा किसी एक विशेष दुर्ग को हम लेने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।